बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको खबर दें, आलमी इक्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान के IMF के एक और प्रोग्राम में दाखिल होने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की मशहद को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। मालियाती टीम को इस्लाहात, सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मालियाती टीम को ऐसी पॉलिसीज़ पर अमल करने की हिदायत की है जो मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। मुलाकात के एलामिये में कहा गया कि MD IMF ने गुज़श्ता साल स्टैंड बाय अरेंजमेंट के हवाले से वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज मुतवक्के है, जिसमें स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 1.1 अरब अमरीकी डॉलर्स की हतमी किस्त का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी मकालमे और गाला डिनर में शिरकत की। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने आलमी इक्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान मक्का मुकरमा में होने वाली अपनी हालिया मुलाकात का जिक्र भी किया। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सरबराही वफ़द पाकिस्तान भेजने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा वो एक आला इख्तियाराती वफ़द के साथ रियाद आए हैं, जिसमें सरमायाकारी के अहम जिम्मेदार वज़रा भी शामिल हैं। मुलाकात में इलाकाई सूरत-ए-हाल ख़ास तौर पर गज़ा के बहरान पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इआदा भी किया है। आगे बढ़े खबर दें, टांग से एक बार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने बाजियाबी की तस्दीक करते हुए कहा कि सेशन जज को बाहिफाजत अपने घर मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। सेशन जज को 2 रोज़ पहले टांग से DI खान आते हुए भगवाल अड्डा से नामालूम अगवाकारों ने अगवा किया था। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है सूबे में गंदम की सूरत हाल पर आज इजलास तलब कर लिया है। किसानों के मुतालबात सामने रख कर फैसले करेंगे। गंदम की खरीदारी पर आज फैसला हो जाएगा। किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उम्मीद है कि किसानों को एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी जानिब किसान बचाओ तंजीम के रहनुमा सुल्तान जावेद ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा किसानों पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कई रोज़ से यही कह रहे हैं, किसानों के मसाइल का हल सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के पास है। सुल्तान जावेद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज किसानों को मुलाकात का वक्त नहीं दे रही। नारोवाल में हालिया बारिश से हज़ारों एकड़ अराजी पर गंदम की फसल ज़मीन बोस होने से गंदम की कटाई में ताख़ीर और मुश्किलात में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे मंसूर हुसैन। जी, नारोवाल, शकरगढ़ और गिरदनों में हालिया बारिशों और तेज़ आंधी के बायस हज़ारों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल ज़मीन बोस हो चुकी है, जिसकी वजह से गंदम की कटाई में ना सिर्फ मुश्किलात का सामना है बल्कि गंदम की कटाई तख़ीर का शिकार भी हो रही है। हुकूमत की जानब से एक किसान को 36 तोड़े गंदम के बारदाना के देने की बात हुई, तो उनका कहना था कि इस बार गंदम की पैदावार काफ़ी बेहतर हुई है। ताहम हुकूमत की जानब से न सिर्फ गंदम का रेट इंतहाई कम मुकर्रर किया गया है बल्कि एक किसान को 6 एकड़ गंदम के 36 तोड़े जो हैं वो दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत की गंदम की ख़रीदारी में अदम दिलचस्पी के बायस उनकी मेहनत जो है वो कोड़ियों के भाव फ़रोख्त हो रही है और 3900 रुपये की बजाय उनकी गंदम 3000 से 3200 रुपये फ़ी मन के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। दरियाए झेलम और नीलम के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी फ्लड लेवल से ऊपर होने लगा है, जबकि मुजफ्फराबाद में शहरी दरियाओं और नदी नालों से दूर रहेंगे SDMA का इंतबाह जारी किया गया है। अभी आगे बढ़ें, आपको खबर दें, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया है। काबीना डिवीज़न ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
اسحاق ڈار پر قسمت پھر مہربان، وزیر خارجہ کے بعد نائب وزیر اعظم کا قلمدان بھی مل گیا۔ پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما اسحاق ڈار مالیاتی اور اقتصادی امور کے ماہر اور ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ وہ اپنی تعلیمی ریکارڈ اور پیشہ ورانہ صلاحیت کی وجہ سے مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کی پہچان ایک ٹیکنوکریٹ سیاستدان کے طور پر بھی ہے۔ وہ پیچیدہ مالی، اقتصادی، تجارتی سرمایہ کاری اور صنعتی مسائل کی خاصی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ستمبر 2022 میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کے طیارے میں وطن واپس پہنچے اور مفتیٰ اسماعیل کی جگہ بطور وزیر خزانہ کا منصب سنبھالا۔ 8 فروری کے بعد عام انتخابات کے بعد مسلم لیگ کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ 2 اپریل کے ہونے والے ایوان بالا کے انتخابات میں اسحاق ڈار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر پنجاب کی جنرل نشست پر کامیاب ہوئے۔ اسحاق ڈار سے قبل ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، پرویز الہی بھی نائب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ ایاز اکبر یوسف زئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ خبر دیں آپ کو، پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے اپنے پارٹی ترجمان رؤف حسن پر تنقید کرتے ہوئے کہا، رؤف حسن پہلے بھی جماعت کے بیانیے سے متعلق غلط بیانات دیتے رہے ہیں۔ رؤف حسن ان معاملات پر ترجمان بنتے ہیں جن کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان سے منسوب رؤف حسن کا کوئی بھی بیان ہمیشہ کے لیے جھوٹ تصور کیا جائے۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا، فواد چودھری کی واپسی کے لیے کچھ دوست کوششیں کر رہے ہیں، لیکن پارٹی قیادت اور ورکرز کو اس پر تحفظات ہیں۔ جنہوں نے بانی اور پارٹی پر الزامات لگائے، ان کی پارٹی میں واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہمارے اندر بدقسمتی ہیں کہ کینچا ثانی ہیں، رؤف حسن بابا ہے، اس کی عمر آپ دیکھیں، اور اس کا یہ کام نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس دن یہ بیٹھا ہوا تھا خان صاحب کی موجودگی میں، خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کی ریکنفرمیشن کی۔ رؤف حسن صاحب کے ان بیانات پہ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ پہلے بھی وہ کئی طرف بیانیاں کر چکے ہیں پارٹی کے نیریٹو کے حوالے سے، اور اس کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ آ کے ان معاملات پہ ترجمان بن جائیں جن کا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ اس سے تعلق ہے۔ شبلی فراز صاحب نے کوئی اس حوالے سے کوئی متضاد بیان نہیں دیا ہے، اور وی آر آن دا سیم پیج۔ جہاں تک رؤف حسن صاحب کا تعلق ہے، وہ مجھے جو ہیں خارقائے بیٹھے ہیں، ذاتی بدنیتی پر مبنی ان کے بیانات ہیں، اور مجھ سے ریلیٹڈ ان کا کوئی بھی بیان ہمیشہ کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے بھی جھوٹ تصور کیا جائے۔ فواد چودھری صاحب کے لیے کچھ ہمارے دوست کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی میں واپس آ جائیں، لیکن پارٹی کی جو قیادت ہے اور پھر جو ورکرز ہیں وہ خصوصی تحفظات رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ 2 باتیں تو واضح ہیں کہ جنہوں نے خان صاحب یا پارٹی کو کنڈیم کیا ہے، ان لوگوں کا کوئی واپسی کا امکان نہیں ہے۔ پی ٹی ایم حکومت کو 6 ججز کے خط سے 1 سال پہلے ہی عدلیہ میں بیرونی مداخلت کا علم تھا، مگر حکومت نے ججز کی شکایات کو نظر انداز کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے گھر سے خفیہ کیمرے نکلنے کے معاملے پر اہم حقائق سامنے آ گئے۔ پروگرام نیا پاکستان میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خفیہ کیمروں سے متعلق وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان کو اسی وقت آگاہ کر دیا تھا۔ دونوں حکومتی ارکان نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ناقابل برداشت قرار دیا، مگر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اہم ذرائع نے ہمیں یہ تصدیق کی ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے گھر سے 2 خفیہ کیمرے پکڑے گئے تو انہوں نے ایک اپنے ساتھی جج کو فوری طور پہ اس سے آگاہ کیا، اور پھر یہ معاملہ اس وقت کے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے سامنے رکھا گیا، جو آج بھی وزیر قانون ہے۔ ذرائع کے مطابق اعظم نذیر تارڑ نے اس واقعے پر شدید حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل ناقابل برداشت ہے، مگر سنگین مداخلت پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر قانون کے بعد اس وقت کے اٹارنی جنرل منصور عوان کو بھی اس معاملے سے آگاہ کیا گیا، جو آج بھی اٹارنی جنرل ہیں۔ انہوں نے بھی اس پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، مگر انہوں نے بھی اس پر کچھ نہیں کیا۔ صرف یہی نہیں، ذرائع کا بتانا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت کے ISI حکام کے سامنے بھی اٹھایا گیا، مگر انہوں نے بھی کسی قسم کی انوالومنٹ سے انکار کیا، جس کا ذکر 6 ججز کے خط میں بھی کیا گیا ہے۔ اہم بات یہ کہ ذرائع نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جج کے ڈرائنگ روم اور ماسٹر بیڈ روم سے کیمرے نکلنے کا معاملہ DG انٹیلیجنس بیورو کے سامنے بھی اٹھایا گیا، جنہوں نے بعد میں جج کی رہائش گاہ سے مزید کیمرے تلاش کرنے کے لیے پورے گھر کی اسکیننگ کی، اور یہ وہی DG IB ہیں جو آج بھی اپنے اس عہدے پر فائز ہیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اب جب یہ معاملہ ججز کے خط کے ذریعے سامنے آیا ہے تو حکومت یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ حکومت نے اس معاملے پہ فوری ایکشن لیا اور سپریم کورٹ کی ہدایت پہ انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے کا علم حکومت کو پچھلے سال سے تھا، لیکن اس وقت انہوں نے اس پر کچھ نہیں کیا۔
जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, दूसरे विमेंस T20 इंटरनेशनल मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। मेहमान टीम ने 122 रन का हदफ 10 गेंदों पहले 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। मुनीबा अली के 50 रायगां गई, हेली मैथ्यूज़ के 58 रन काम कर गए। 5 मैचेस की सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ की बरतरी 2-0 हो गई है। जियो सुपर सीरीज़ के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। कराची में खेले गए मैच में निदा डार ने टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया। सिद्रा अमीन 10 और गुलफिरोजा 14 रन बनाकर आउट हो गयीं। अब एक जानिब मुनीबा अली डट गयीं, लेकिन दूसरी जानिब से विकेटें गिरती रहीं। मुनीबा ने 47 गेंदों पर 55 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट पर 121 रन रहा। हेली मैथ्यूज ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की पहली विकेट 21 रन पर गिर गई। फिर कप्तान हेली मैथ्यूज ने शानदार बैटिंग की। 43 गेंदों पर 58 रन बनाए। शिमन कैम्बेल 21 रन बनाकर आउट हुई। आने वाले बैटर्स ने हदफ 10 गेंदों पहले 3 विकेट पर पूरा कर दिया। वेस्ट इंडीज ने 7 विकेट की फतह के साथ 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल कर ली। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। इमाद शकील बट कप्तान, अबू बकर नायब कप्तान मुकर्रर किए गए हैं, जबकि हेड कोच रॉयलेंट ऑल्टमैन्स मंजूरुल हसन और शाहिदुल इस्लाम पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी ने टीम का इंतखाब किया है। इस्लामाबाद में होने वाले ट्रायल्स की निगरानी हेड कोच रोलन ऑल्टमैन्स, मंजूरुल हसन और शाहिद इस्लाम पर मुश्तमिल 3 रुकनी सिलेक्शन पैनल ने की। PHF के सदर तारिक बुख्ती और सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने भी ट्रायल्स देखे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए इमाद शकील बट को कौमी टीम का कप्तान और अबू बकर को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। दीगर खिलाड़ियों में गोलकीपर्स अब्दुल्ला और मुनीबुर रहमान शामिल हैं। स्क्वाड में उसामा बशीर, एहतशाम एम अब्दुल्ला, सुफियान, सलमान रज़ाक, अरशद लियाकत, मोइन शकील, ज़िकरिया हयात, मुर्तज़ा याकूब, गजनफर अली, अब्दुल रहमान सीनियर, हन्नान शाहिद, राना वहीद और एजाज अहमद भी शामिल हैं। हेड कोच का कहना है कि मौजूदा टैलेंट को देखकर बेहतरीन टीम तैयार करने की कोशिश की। अजलान शाह हॉकी कप के नताइज की फिक्र नहीं, उनका टारगेट नेशंस हॉकी कप है। हब रैली क्रॉस को नया चैंपियन मिल गया। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में फतह का ताज जियाद होत के सर सजा। तैमूर ख्वाजा ने दूसरी और साहबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नादिर मक्सी गाड़ी खराब होने की वजह से रेस मुकम्मल ना कर सके। विमेन कैटेगरी में दीना पटेल ने टाइटल का कामयाबी से दिफा किया। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने जीतने वाले ड्राइवर्स में इनामात तकसीम किए। हबरेली के चैलेंजिंग ट्रैक पर रेसर्स में रफ्तार और महारत का इम्तिहान। एक तरफ ठाटे मारता समंदर तो दूसरी जानिब फराटे भरती गाड़ियां। सबसे पहले वुमेन्स कैटेगरी का मुकाबला हुआ, जिसमें दफाई चैंपियन दीना पटेल कामयाब रहीं। प्रीपेयर्ड ए कैटेगरी रेस बलूचिस्तान के जियान हूत ने 34 मिनट 18 सेकंड में जीत ली। ख्वाजा तैमूर 27 सेकंड के फर्क से दूसरे, साहबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की हुकूमत को सूबे पर तवज्जो देना होगी। इस इलाके से मैं नावाकिफ था। आज जो मैंने इलाका देखा तो ये इलाका तो बहुत खूबसूरत है। बलूचिस्तान का हर इलाका जो खूबसूरत है, अगर इस पर थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए। अभी ये आप देख रहे हो कि इस वीराने में क्या बाजार लगाओ, क्या मेला लगाओ, लोगों की आप जोश और जज्बे को देखो। अगर हम मजीद स्पोर्ट यहाँ पे रखे, जिस तरह कि आज उन्होंने कोई कार का रैली रखा हुआ है, तो ये मजीद बेहतर होगा। इख्तितामी तकरीब में गवर्नर बलूचिस्तान ने रेसर्स में इनामात तकसीम किए।